So dear students, today we are continuing our introduction class, and today we will discuss the concept of surveying and objects of surveying and what are the different types of surveying. So these three things we are going to discuss today. So in the concept we have already discussed, the surveying is nothing but locating the relative positions of the points. ये जो points हैं, if it is earth level, ये point above the surface भी हो सकता है या surface के ऊपर हो सकता है या below the surface भी हो सकता है. अब इन points को हमें locate करनी है, तो we have already discussed that इन्हें locate करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है. Let us say ये y axis है और ये x axis है, एक point है ये. इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पॉइंट P, x ऑर्डिनेट और y ऑर्डिनेट, वही हम कह रहे थे. अब x ऑर्डिनेट और y ऑर्डिनेट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें चाहिए. अब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाता है फील्ड में, यहां से लेके यहां तक हम लोग नहीं जा पाता है, यहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है. इसका मतलब ये पॉइंट P को हमें फिक्स करनी है, तो सिर्फ ऑर्डिनेट्स से काम नहीं चलते हैं. तो तब हम उस संदर्भ में क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी है और एक एंगल भी मिल जाएगा. सो कहना यह है, कोई भी एक पॉइंट को हमें फिक्स करनी है, हमें डिस्टेंसेस का भी जरूरत पड़ सकती है और एंगल का भी जरूरत हमें पड़ सकती है. तो इसीलिए इन सर्वेइंग पॉइंट्स को लोकेट करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत है? कम से कम डिस्टेंसेस, देन वी शुड नो एंगल. सो डिस्टेंसेस कम्स अंडर linear measurement and angle comes under angular measurements. प्लस इसके साथ जब हम 3 डायमेंशनल एंगल पे देखेंगे, थर्ड डायमेंशन पे, यू शुड नो दिस इज x ऑर्डिनेट एंड y ऑर्डिनेट, तो इनकी हाइट भी पता होना चाहिए कितना है, एंड दैट इज कॉल्ड हाइट और एलिवेशन. इट इज कम्स अंडर वर्टिकल मेजरमेंट्स. अब जमीन में जितने भी पॉइंट्स हैं हमें उन्हें लोकेट करनी है, तो ये तीनों चीज़ की हमें ज़रूरत है ही है. जब हम ये तीनों चीज़ को नापने के लिए हम लोग जाते हैं, जो भी मेजरमेंट्स होते हैं नॉर्मली दे आर कंसिडर्ड एज 2 टाइप्स. वन इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट एंड अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट. सो डायरेक्ट का मतलब क्या है? अब जमीन पे आपने गया या अर्थ पे, तो 2 पॉइंट P है और Q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको नापने के लिए कहा गया है. तो फिर आप क्या कहेंगे? P और Q के बीच में डिस्टेंस जो भी है, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेके आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके आ जाते हैं. सो दैट मे बी डिस्टेंस हो सकती है या नहीं तो एंगल हो सकती है या हाइट हो सकती है. दैट यू कैन मेजर डायरेक्टली, सो दैट कम्स अंडर डायरेक्ट मेजरमेंट. अब दूसरी बात होती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट. कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा है और कुछ डेटा हमारे पास नहीं है, तो हमें मैथमेटिकल फार्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करते हुए उनका बाकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है जिनका हमें कुछ डिस्टेंसेस पता है और 1-2 एंगल पता है, ये एंगल हमें पता नहीं है, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है. तो फिर हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल फार्मूला यूज करते हैं एंड वी विल कंप्यूट द मेजरमेंट्स. सो इन सर्वेइंग हम तो यही बार बार कहते आ रहे हैं कि सर्वे में अल्टीमेटली हम लोग रिलेटिव पोजीशन को हम लोग निकालते हैं पॉइंट्स का. इन रिलेटिव पोजीशंस को निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की, एंगल की और एलिवेशन या हाइट की जरूरत पड़ती है. और इन चीज़ों को फील्ड में करने के लिए हमें डायरेक्ट मेजरमेंट का भी जरूरत पड़ सकती है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का भी जरूरत पड़ सकती है. द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि आप फील्ड में जाके डायरेक्टली मेजरमेंट नाप सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट. और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में ये होता है कि कुछ पॉइंट्स का हमें डाटा मिलती है, वो यूज करते हुए कुछ लेंथ हो या एंगल हो, हाइट हो, वो हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं. सो वंस यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग, अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि सर्वे में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं. सो देयर आर 2 मेन फंक्शंस ऑफ सर्वेइंग. So what are those functions of surveying? So the first one is FR हम कहते हैं, that means FR, and another is ER. FR का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग या फाइंड
रिलेटिव पोजीशंस, रिलेटिव पोजीशन, और ER मतलब एस्टैब्लिश रिलेटिव पोजीशन। सो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है सर्वे में, वन इज कॉल्ड फाइंड द रिलेटिव पोजीशंस एंड अनदर इज कॉल्ड एस्टैब्लिश द रिलेटिव पोजीशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग? सो फाइंडिंग का मतलब क्या है? कोई भी पॉइंट्स है हमारे पास, अब किसी ने कहा भाई इन पॉइंट्स का डिस्टेंसेस वगैरह आप कैलकुलेट कर लीजिए, जाके आप फील्ड में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग द रिलेटिव पोजीशंस। अब कभी ये होता है कि नोन पॉइंट्स हैं, नोन पोजीशंस हैं, तो इनका डेटा ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन हमें वहां जाके उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ता है, वो काम भी सर्वे में होता है। तो जिसका हमें कैलकुलेट करनी है रिलेटिव पोजीशन, उन्हें कहता है कि फाइंड द रिलेटिव पोजीशन, वो भी हमें सर्वे में करना पड़ते हैं। और जिस पॉइंट्स का हमें ऑलरेडी पता है, हमें ये बताया गया है कि भाई ये पॉइंट का ये डिस्टेंसेस है, एंगल से एलिवेशन है, आप उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ेंगे। सो फ्रॉम द नोन डाटा यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश इट, सो दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग। सो दो फंक्शंस, वन इज कॉल्ड फाइंडिंग द रिलेटिव पोजीशंस एंड अनदर इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग द रिलेटिव पोजीशंस, अनदर इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग द रिलेटिव पोजीशंस। नाउ कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग? सो देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स है सर्वेइंग का। एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सर्वेयर्स एक होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सर्वेयर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सर्वेयर्स। सो ये और बाकी सर्वेयर जो हैं, ये डिफाइन किया गया है कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इन्हें कहते हैं कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग। हम इन्हें सिंपल तरीका से याद रखने के लिए रैप्ड स्क्वायर M कहेंगे। इसका मतलब R से दो फंक्शंस हैं, A से दो फंक्शंस है, P से दो फंक्शंस है, M से एक फंक्शन है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? वन इज R मतलब एक ऑब्जेक्टिव हमारी रिलेटिव पोजीशंस को निकालना, रिलेटिव पोजीशन, एक R यूज हो गया। दूसरा R का मतलब क्या है? रिसर्च में भी काम आता है। देन एरिया, किसी भी एरिया आपको निकालनी है, देन आल्सो सर्वे कैन बी यूज्ड। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम होती है, एडमिनिस्ट्रेशन। देन P मीन्स किसी भी तरह का प्लान हमें बनानी है तो इसमें आएंगे। एंड प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा उसका भी काम आएंगे। एंड M फॉर मैप। सो A फॉर एरिया या वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं। सो नाउ यू सी, यू कैन सिंपली रिमेंबर ऑल द 1 2 3 4 5 6 7 functions by remembering the word rap square M. So R रिलेटिव पोजीशन है और रिसर्च में भी सर्वेइंग का काम आती है। देन एरिया या वॉल्यूम निकालनी है, या नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करना पड़ेंगे। देन प्लान और प्लानिंग, मैप। सो दीज आर द फंक्शंस एज पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सर्वेयर्स। तो कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्वेइंग, तो इसमें आपको लिखनी ही लिखनी है। एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, तो बेसिक एम ऑफ ए सर्वेयर, जो सर्वेइंग करते हैं, जो सर्वेयर जो होता है, उनकी बेसिक एम क्या होता है? अल्टीमेटली उन्हें एक चीज बनाते हैं, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज प्लान और मैप। उन्हें कहते हैं प्लान या मैप। सो व्हाट इज प्लान एंड व्हाट इज मैप? सो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट? सो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है सर्वेइंग का? टू प्रिपेयर ए प्लान या मैप। आप सब लोग अभी तक सुने हैं एंड यू नो व्हाट इज प्लान एंड व्हाट इज मैप। कोई ये कह सकता है कि प्लान और मैप में क्या बेसिक डिफरेंस है?
I will write a simple sentence. One is building map India plan house map Delhi प्लान। जैसे चारों लाइन देखने से आपको ये तो समझ में आ रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि बिल्डिंग मैप कह रहे हैं, इंडिया प्लान कह रहे हैं, हाउस मैप है, दिल्ली प्लान है, ये क्या है? जब आपने एसएसटी पढ़ते थे आप जाके पूछते थे हमें इंडिया का मैप दे दीजिए, हमें कुछ काम करनी है, तो एशिया का मैप दे दीजिए या वर्ल्ड मैप दे दीजिए। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो गलत है, ये बिल्डिंग मैप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बिल्डिंग प्लान। एंड इंडिया प्लान गलत है और इट शुड बी इंडिया मैप। हाउस मैप गलत लग रहा है, इट शुड बी प्लान। एंड दिल्ली प्लान गलत लग रहा है, इट शुड बी मैप। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे ये हमें ये पता चल रहा है देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप। वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? इफ द एरिया ऑफ कवरेज इज स्मॉल देन इट इज कंसिडर्ड टू बी ए प्लान, एंड इफ एरिया ऑफ कवरेज इज लार्ज देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज मैप। तो जब एरिया हम कम एरिया में, छोटा एरिया में काम करते हैं, जो एक बिल्डिंग का हमें बनानी है, तो बिल्डिंग से जो हमें डेटा आए हैं, जो भी चीज फाइनली बनती है दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग प्लान। सिमिलरली पूरा दिल्ली आपको एक एरिया दिया गया, उसमें आपको काम करने के लिए कहा गया, सो देन दैट इज कॉल्ड द मैप ऑफ दिल्ली या मैप ऑफ इंडिया या मैप ऑफ आगरा, सो लाइक दिस। तो एरिया ऑफ कवरेज ज्यादा होती है, सो देन दैट इज कॉल्ड मैप, एंड एरिया ऑफ कवरेज स्मॉल होता है देन दैट इज कॉल्ड प्लान। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस है। अब इसके बारे में और डिस्कस हम करेंगे। इससे पहले, क्योंकि ये बार बार ये पूछा जाता है, कभी 4 मार्क्स के लिए, कभी 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्वेइंग और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सर्वेइंग। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए, ये तो आपको लिखनी ही लिखनी है, रिलेटिव पोजीशन, रिसर्च एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लान, प्लानिंग, मैप, ये सब तो है ही है। इसके साथ साथ और क्या क्या एप्लीकेशंस हम करते हैं, तो सर्वेइंग में जो एप्लीकेशंस होगा ये तो वही है, यही काम हम कर रहे हैं। बट द बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का? प्लान बनाना या मैप बनाना। सो जब आप मैप बना रहे हैं तो आप एप्लीकेशंस ऑफ सर्वेइंग में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स की नाम लिखना पड़ता है, ताकि दैट इज नथिंग बट द आउटकम है। वो मैप बनाए, उस मैप से आपको क्या क्या चीजें चाहिए तो वो चीज आप उससे निकाल सकते हैं। सो बट सर्वेयर का काम यही होता है कि पहले आपका जो डाटा दे रहे हैं उससे मैप या प्लान बनते हैं। अल्टीमेट एम हमेशा यही याद रखना है, टू प्रिपेयर ए प्लान और टू प्रिपेयर ए मैप। सो यू हैव टू रिमेंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। तो इसके लिए हम एक सिंपल तरीका निकाला है। यू रिमेंबर ए वर्ड मेगा ट्रैक, यू रिमेंबर ए वर्ड मेगा ट्रैक, TRAC। Why we are using a word mega track? It is only to remember different names. So M से ये बनती है मिलिट्री मैप, मिलिट्री मैप। सो जो जहां डिफेंस एक्टिविटीज होते हैं, तो डिफेंस रिलेटेड जो भी सर्वेस हम करते हैं, इससे जो मैप बनते हैं दैट इज कम्स अंडर डिफेंस सर्वे या मिलिट्री सर्वे, उससे आपको मिलेगा मिलिट्री मैप। देन यू कैन वर्क ऑन एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग मैप जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैप। Then you will be having geological survey of करते हैं geological, तो then that is called geological map। and ये for again architectural map भी हम कह सकते हैं, architectural, even area map भी हम कह सकते हैं। then MEGAT that is topographical map। किसी भी एरिया का पूरा टोपोग्राफी हमें चाहिए तो ठीक है, जो मैप हमें बना रहे हैं टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। देन R स्टैंड्स फॉर रिजर्वायर कैपेसिटी, रिजर्वायर कैपेसिटी। सो मिलिट्री मैप समझ में आ गया कि ये डिफेंस वगैरह में काम होते हैं। इंजीनियरिंग मैप में किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के मैप बना रहे हैं। जियोलॉजिकल में
जो अर्थ का जियोलॉजी का जो काम बनते हैं उसमें जो मैप बन रहे हैं वो जियोलॉजिकल मैप है। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में या एरिया के लिए जो प्लान बन रहे हैं तो दैट इज आर्किटेक्चरल मैप। देन पूरी एरिया का टोपोग्राफी चाहे तो टोपोग्राफिकल मैप। रिजर्वायर कैपेसिटी, इसका मीनिंग क्या है? ये रिजर्वायर मतलब क्या है? रिजर्व मतलब कुछ चीजों को रिजर्व करना। तो द मीनिंग ऑफ रिजर्व क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक जगह से दूसरा जगह पे जाना है, ट्रेन में आपने रिजर्वेशन बुक किया है, इसका मतलब क्या है? जो भी सीट आपने बुक किया वो आपके लिए रिजर्व हुआ है। सो ट्रेन में कौन जा रहा है? ह्यूमन बीइंग जा रहा है। सो दैट सीट इज रिजर्व फॉर ए पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। सो जब हम अर्थ की बात होती है तो हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है वाटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है वाटर। जब हम वाटर को यूज कर रहे हैं तो आपने सुने होंगे कि डैम एक वर्ड होते हैं, डैम, DAM, डैम। डैम क्या होता है? इट इज नथिंग बट ए सिंपल अब्स्ट्रक्शन। जब ये फ्लो जा रहा है, एक यहां समझ लीजिए कि वाटर यहां फ्लो कर रहा है, मैंने एक अब्स्ट्रक्शन रखता हूं तो फिर क्या होता है? उस अब्स्ट्रक्शन में जो भी पानी आ रहे हैं वो एक्यूमुलेट होते जाएगा, वॉल्यूम उनकी बढ़ता जाएगा। सो दैट कॉन्सेप्ट से जो चीज बनती है दैट इज सिंपली एक डैम है। जब भी आपका पीने के लिए जरूरत पड़ सकती है या तो एग्रीकल्चरल के लिए काम बन सकती है या तो पावर जनरेशन के लिए काम होगा, तो उन संदर्भों में डैम्स का जो वाटर जो स्टोर हुआ है वो यूज होते हैं। जब हमारे पास पानी है ही नहीं समर सीजनों में, फिर वो डैम की पानी हम लोग यूज करते हैं। रेनी सीजन में जो पानी आ रहा है तो वो डैम में स्टोर होती है। सो उस डैम बनाने से पहले जो सर्वेयर जो वहां उस एरिया का रिवर बेल्ट का काम करते हैं उसमें वो एक मैप बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्टूर मैप। उसे क्या कहते हैं? कॉन्टूर मैप कहते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन लेटर स्टेजेस। उस कॉन्टूर मैपों से वो ये पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई यहां हम लोग डैम बनाते हैं तो इसमें कभी बारिश आ गया तो जो भी आ गया तो मैक्सिमम कितना पानी हम इनमें स्टोर कर सकते हैं। यहां रिजर्वायर मींस वो किसको रिजर्व कर रहे हैं? पानी को रिजर्व कर रहे हैं। तो पानी कितनी मात्रा में रिजर्व कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर कैपेसिटी। सो ये जो डैम हम बना रहे हैं 10 मीटर का हाइट है या 50 मीटर का हाइट है, 100 मीटर का हाइट है, हमें ये पहले डिसाइड करना पड़ता है भाई इतनी हाइट में हम लोग करने से इतनी पानी हमें मिलती है, क्योंकि पानी की सरफेस एरिया में पता है मिल जाएगा एंड डेप्थ आपको पता है, वॉल्यूम निकल जाएगा। दैट इज नथिंग बट रिजर्वायर कैपेसिटी। सो रिजर्वायर कैपेसिटी इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये रिजर्वायर कैपेसिटी कहां से निकल कर आती है? CONTOUR और कॉन्टूर मैप से निकल कर आती है। सो मेगा ट्रैक TR ये तक आए हैं। फिर A ये होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आजकल सुने हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। जो भी पुराने चीजें होते हैं 100 साल पहले 200 साल पहले जो भी चीजें हैं, जब अब उस पर जब सर्वेइंग होते हैं, एक्सकवेशन वगैरह होते हैं, सो दे आर ऑल कम्स अंडर दिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और उस एरिया का जो मैप बनते हैं एंड दैट कम्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे मैप। एंड देन वी कम्स अंडर C, मेगा ट्रैक हम कर रहे हैं। सो कैडेस्ट्रल मैप वो भी एक इंपॉर्टेंट मैप है, कैडेस्ट्रल मैप। और C से हम लोग सिटी मैप भी कह सकते हैं। तो कैडेस्ट्रल एक वर्ड है। तो कैडेस्ट्रल मैप का मतलब क्या है? जो भी आप मैप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का आप मैप देखेंगे तो दिल्ली में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का भी जोन्स अलग से दिखाया जाता है। तो इंडिया में आप देखेंगे तो डिफरेंट स्टेट्स का आपको पता चलता है कौन सी स्टेट कहां पर है। एक छोटा सा गांव का भी आप मैप देखेंगे तो एग्रीकल्चरल फील्ड का मार्किंग होती है। तो किसी भी बाउंड्री को, पर्टिकुलरली किसी भी बाउंड्री को या किसी भी फील्ड को बॉर्डर बनाने में जो सर्वे हम लोग करते हैं दैट इज कम्स अंडर कैडेस्ट्रल मैप। वो सिटी में करता है तो उसी को हम लोग सिटी मैप कहते हैं। सो दैट मीन्स एक एग्रीकल्चरल एरिया है तो किसी ने कहा गया कि यार इसमें कुछ जो है कुछ लोगों के और कुछ अलग लोगों के हैं, तो हमें ये चाहिए बाइफर्केशन करके मैप बना दीजिए। तो फिर हम क्या करते हैं? तो ये आपने बना दिया, कोई मैप दे दिया, ये किसी का है, ये मिस्टर X का है, ये Y का है, ये Z का है, ये A का है, ये B का है, C। सो दिस मैप आप बनाने में जो काम करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कैडेस्ट्रल मैप बिकॉज यू आर डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। नॉर्मली एग्रीकल्चर में बहुत यूज होता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस। इफ यू सिंपली रिमेंबर द वर्ड मेगा ट्रैक तो आपको याद आ जाएगा यार M फॉर अच्छा ठीक है, मिलिट्री मैप, इंजीनियरिंग मैप, जियोलॉजिकल मैप, आर्किटेक्चरल मैप या एरिया हो गया, टोपोग्राफिकल मैप, R फॉर रिजर्वायर कैपेसिटी, A फॉर आर्कियोलॉजिकल मैप। ये आर्किटेक्चर अलग है, आर्कियोलॉजी अलग है, एंड C फॉर कैडेस्ट्रल मैप। तो कम से कम इतने नाम आप याद कर सकते हैं। इसके साथ प्लस आपने क्या क्या और लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी जो 7 फंक्शंस हम लोग लिखा है, याद रखा था आपने, RAP, रैप स्क्वायर M। सो R से 2 वर्ड आ रहा है, रिलेटिव पोजिशन, ठीक है, रिसर्च, A से एरिया और एडमिनिस्ट्रेशन, P से प्लान और प्लानिंग, और M से मैप। और इवन ये यहां मिलिट्री का भी काम आ जाएंगे।
प्लस दो मिनिमम फंक्शंस था, रिलेटिव पोजीशन को फाइंड करना और रिलेटिव पोजीशंस को एस्टैब्लिश करना, रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड करना और रिलेटिव पोजीशन को एस्टैब्लिश करना। दीज आर ऑल कम्स अंडर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग। सो देन आवर नेक्स्ट एम इज, आपको ये क्लैरिटी आना चाहिए, आपको समझ में आ रहा था कि प्लान क्या होता है और मैप क्या होता है, बट मुझे और समझाने ताकि आप माइन्यूट वे में ये पता तो आपको चले कि भाई ये प्लान और मैप क्या होता है। प्लान और मैप को हमें समझनी है। सो देयर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म एक है और उस टेक्निकल टर्म के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। व्हेन यू वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ या डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप प्रॉपरली, तो फिर हमें एक चीज जरूरी है और उस टेक्निकल टर्म का नाम क्या है? स्केल। उस टेक्निकल टर्म का नाम क्या होता है? स्केल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर एन इंजीनियर। ऑलरेडी आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़े हैं, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ स्केल एंड the difference between plan and map, which we have already discussed, but we will discuss in detail now. Now, what is plan? जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उन्हें आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में शो करते हैं, दैट इज सिंपली नोन एज प्लान। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा, प्लान इज नथिंग बट टॉप व्यू। प्लान इज नथिंग बट टॉप व्यू। सो एक डस्टर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम लोग रब करने में जो डस्टर होता है वो हम लोग लेते हैं, तो उन्हें टॉप से हम लोग देखते हैं, तो हाउ इट विल अपीयर? इट विल अपीयर लाइक ए रेक्टेंगल। वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आपने बना दिया, दिस इज नथिंग बट प्लान ऑफ ए ऑब्जेक्ट, दिस इज नथिंग बट टॉप व्यू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इट इज नथिंग बट, आपने ये जो है ये कहां बनाया था? आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, कहां पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नथिंग बट स्केल। सो फॉर एग्जांपल आपने जमीन पे एक पॉइंट ए बी सी डी आपने लिए, ए बी बी सी सी डी डी ए का आपने डिस्टेंस फील्ड में नापे हैं, और यही चीज को आप लेके आ रहे हैं एक व्हाइट पेपर पे, एक ड्राइंग शीट पे आपने बना रहे हैं, तो यही चार एबीसीडी आपने बना, एक रेक्टेंगल आपकी बन गई है, एंड दैट इज नथिंग बट द प्लान। अभी तक आप प्लान का क्या समझ रहे हैं? किसी ने आपने बोल दिया कि रेक्टेंगल का साइज है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और बीसी दूसरी साइड है, लेंथ एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर है, तो आपने एक रेक्टेंगल बना दिया। बट अब सर्वेयर जो होता है वो नहीं है, ही इज प्लेइंग विद द फील्ड। दैट मीन्स अर्थ पे काम होते हैं, जो भी काम होगा अर्थ पे होगा, अर्थ के ऊपर होगा, अर्थ के नीचे होगा। ये चारों पॉइंट हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं बिल्कुल अर्थ सरफेस पे है। अब जब आप फील्ड में रियलिटी में जाते हैं, ये फॉर एग्जांपल इफ इट इज योर अपने ये कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है? फील्ड में जब आपने गए हैं, लेट अस से दिस इज ए पॉइंट ए बी सी डी। सो ए बी सी डी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करते हुए ए बी का लेंथ नापा, आपको मिल गया 100 मीटर, एंड बी सी का आपने नापा था 50 मीटर आपको मिला। आपको पता चल गया 100 और 50 मीटर से यार प्लान बना दो। हाउ यू विल मेक द प्लान? बिकॉज ड्राइंग शीट इतना बड़ा होता ही नहीं है कि आपने 100 मीटर का लाइन बनाते जाओगे। दैट मीन्स ये 100 मीटर हम लोग नहीं बना सकते। जो साइज ऑफ शीट आपका अवेलेबल है, A4 होगा, A3 होगा, जो भी शीट अवेलेबल है उसके अनुसार और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें ये 100 मीटर की जगह में कुछ तो लाइन बनानी है। दैट मीन्स यू आर स्केलिंग, यू आर स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब क्या है? चीज को चाहे तो जरूरत से ज्यादा दिखा सकते हैं, चीज को चाहे तो हम जरूरत से कम दिखा सकते हैं। जैसा आप मोबाइल यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट जूमिंग। तो कभी कोई ऑब्जेक्ट का बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। छोटी सी चींटी का आपने फोटोग्राफ लिया, इतना बड़ा बना सकता है, लेकिन पूरा दिल्ली का एक प्लान बना, यानी तो एक बिल्डिंग का आपने निकाला फोटो और इसको छोटा भी कर सकता है, क्योंकि मोबाइल तो इतना ही है, उसी में आपने ये कर रहे हैं। तो स्केलिंग इज नथिंग बट जूमिंग है, टेक्निकली स्पीकिंग। तो हाउ इट इज टू बी डन? जब आपने फील्ड से जो डाटा लिया वो 100 मीटर है, 100 मीटर की ड्राइंग शीट आपके पास है ही नहीं है, सो देन यू हैव डिपेंडेंट ऑन स्केल। द सेम थिंग इज विद द मैप आल्सो। सो हमें इसीलिए प्लान, मैप और स्केल, ये तीनों चीज का
फिजिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो हम प्लान के लिए क्या कह रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट्स प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन्हें कहते हैं प्लान है। लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया का है, ये तो स्मॉल एरिया के लिए तो हो गया, बिल्डिंग प्लान बना दिया या नहीं तो हाउस प्लान बन गया, बट एरिया ऑफ कवरेज बहुत ज्यादा होता है। वही जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम लोग कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो प्लान में एरिया ऑफ कवरेज स्मॉल है और मैप में एरिया ऑफ कवरेज ज्यादा है। हियर कम्स इनटू पिक्चर द रोल ऑफ स्केल। स्केल में बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं, प्लेन स्केल हैं, डायगोनल स्केल हैं, वर्नियर स्केल हैं। सो बट बेसिकली हमें दो इंपॉर्टेंट स्केल्स के बारे में आइडिया होना जरूरी है। वन इज कॉल्ड इंजीनियर्स स्केल्स, इंजीनियर स्केल, एंड अनदर इज कॉल्ड उनकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। सो यू शुड नो द फिजिकल मीनिंग ऑफ व्हाट इज एन इंजीनियर स्केल एंड व्हाट इज आरएफ, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सो अब हम ये देखेंगे कि इंजीनियर स्केल क्या होता है एंड और उनका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज इंजीनियर स्केल? इंजीनियर्स स्केल, और दूसरा क्या हम कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। प्लीज लिसन केयरफुली, और एक किताब ले लीजिए, पेन भी ले लीजिए, देखते रहिए और उस हिसाब से आप भी अपनी कुछ डायग्राम बनाओ और स्केल वेल बनाओ, तब आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये फिजिकल मीनिंग ये है। सो व्हाट इज इंजीनियर स्केल? इसी एग्जांपल हम लोग लेंगे, वी विल टेक दिस सिंपल एग्जांपल ओनली। ये फील्ड में पॉसिबल ही नहीं है कि 100 मीटर, सॉरी ये पेपर में ऑन पेपर प्लॉट नहीं कर सकता है 100 मीटर वगैरह क्या है ये नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया, ये आपने एज्यूम कर दिया भाई मेरा 1 सेंटीमीटर जो होता है, मेरा 1 सेंटीमीटर जो होता है, इट शुड बी इक्वल टू 10 मीटर्स। आपने एक स्केल लिया, क्या लिया आपने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो यहां कितना है, 100 मीटर्स है। इसका मतलब ये भी जो आपको पता था 100 मीटर्स है, लेकिन वो ऑन पेपर क्या होगा, 100 इज नथिंग बट 10 इंटू 10 मीटर्स। लेकिन 10 मीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर है। सो ये 10 सेंटीमीटर इज रिप्लेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये आपकी बन गया 10 सेंटीमीटर। सो रियलिटी में आप क्या कर रहे हैं, यू आर सिंपली ज्वाइनिंग ए एंड बी विथ ए लाइन हुज लेंथ इज सिंपली 10 सेंटीमीटर। देन यू ऑल्सो नो बी सी, BC कितना है, 50 मीटर्स है। इट इज नथिंग बट 5 इंटू 10 मीटर्स। आपको आप जानते हैं 10 मीटर इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, सो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ये 5 सेंटीमीटर का आपने बना दिया। दैट मीन्स यू आर इन ए पोजिशन टू ड्रा, डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं है बट यू एज्यूम दैट दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर की रेक्टेंगल है। सो वंडरफुल। नाउ द प्रॉब्लम इज ए लेमैन, जो रियलिटी में एग्जीक्यूट करते हैं वो लेमैन है, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि भाई ये 1 सेंटीमीटर क्या है, 10 मीटर में क्या कह रहे हैं। कभी कभी आपने ऐसा स्केल ले लिया और ये और बी की पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आपने ना पता 10 किलोमीटर आ गया, तो 10 किलोमीटर का तो बना नहीं सकता, आप खुद बोल देंगे यार 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इन्हें विजुलाइज करने में या इमेजिन करने में, जो प्लान को फील्ड लेवल में एग्जीक्यूट करना है, फील्ड लेवल की जो बंदा होता है, इनके लिए जो एक्सपर्ट है उनके लिए ठीक है, अदरवाइज उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ए वर्ड नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इट इज नोन एज RF। हमें इनका मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग बट मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, दोनों यूनिट एक ही होना चाहिए। तो अब हम क्या कह रहे हैं, मैप में 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होती है, इट इज इक्वल्स टू 10 मीटर ऑन द ग्राउंड।
1 सेंटीमीटर ये क्या है, ये मैप डिस्टेंस है, और ये 10 मीटर क्या है, ये ग्राउंड डिस्टेंस है। सो इन दिस गिवन केस मैप डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर्स। ऊपर न्यूमरेटर में सेंटीमीटर्स है, डिनोमिनेटर में मीटर्स है, तो दोनों तो एक ही होना चाहिए, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूनिट्स क्या होता है, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। इसका मतलब ये सेंटीमीटर में है, तो नीचे जो क्वांटिटी है उन्हें भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। सो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, और सब लोग जानते हैं 1 मीटर के अंदर कितनी सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो व्हाट इज द वैल्यू, यहां CMB नहीं रहेगा, तो दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1000। सो एन इंजीनियर स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो करस्पॉन्डिंगली रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, 1 बाय 1000, 1 बाय 1000, दैट इज इट RF. This is nothing but map distance upon ground distance. So what is the meaning of 1 by 1000? इसका मतलब यह होता है कि जो मैप में एक चीज होगा तो वो चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड में वो 1000 गुना बड़ा है। इफ इट इज मैप में आपने दिखाया एक है, तो वो 10,000, ये जो है ग्राउंड में जो डिस्टेंस है उनके 1000 गुना बड़ा है। सो इफ इट इज 1 सेंटीमीटर तो ये 1000 सेंटीमीटर होगा। वो मैप में आपने कोई कह रहा है कि 1 मिलीमीटर का आपने लिया, तो वो कितनी होगा ग्राउंड में, वो 1000 मिलीमीटर होगा। तो ये कोई भी बंदा जो है वो देखते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि 1 बाय 1000, इसके मतलब ये है कि मैप में जो भी 1 यूनिट होगा उसकी 1000 गुना जो है बड़ा ग्राउंड में होता है। टेक्निकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 बाय 1000 और इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 1 in 1000। इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 1 in 1000। अब आप एक सिंपल प्रैक्टिस करो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है, यू ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। Please do this one so that you will get a clarity of what is the meaning of representative fraction. What is the meaning of representative fraction? Practice these two things so that you are in a position to know. So now plan क्या होता है? This is nothing but graphical representation but on a horizontal plane. But the difference is if it is a small area होता तो plan है, large area होगा तो map है। To prepare a plan and map you should know the physical meaning of scale. तो scale में हमें engineer scale और representation scale के ऊपर हम लोग fraction के ऊपर focus दिए हैं। So this is engineer scale and this is representative fraction, and how you will convert the given engineer scale into representative fraction, you should know this one. Thank you.